घोषणा होगी। निशांत कुमार और दीपक प्रकाश उम्मीदवार होंगे। एलजेपीआरवी के खाते में भी एक सीट जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 सीट पर जल्द ही चुनाव की घोषणा हो सकती है। पटना से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विधान परिषद की खाली हो रही सीट, 10 सीटों पर जल्द ही चुनाव की घोषणा होगी। निशांत कुमार और दीपक प्रकाश उम्मीदवार होंगे। एलजेपीआरवी के खाते में भी एक सीट जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बजने वाला है एमएलसी का बिगुल, एमएलसी चुनाव का बिगुल बजने वाला है और इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। और देखिए, इस पूरी खबर के जानकारी के साथ हमारे साथ खुद ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी जुड़ रहे हैं। दिवाकर जी, विधान परिषद के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां पार्टियों की तरफ से की जा रही है? ये 10 सीटें जो खाली हो रही है, किस पार्टी के खाते से कितनी सीटें खाली हो रही है? देखिए, 9 सीटों का कार्यकाल पूरा हो रहा है अगले महीने जून में, तो वो सीटें खाली हो रही है। और एक सीट चूंकि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है और राज्यसभा चुनकर गए हैं, तो उनकी एक सीट खाली हो रही है, उस पर उपचुनाव होना है। तो ये माना जा रहा है कि मई के तीसरे या चौथे हफ्ते किसी भी दिन चुनाव आयोग जो है अधिसूचना जारी कर सकता है। जहां तक रही उम्मीदवारों की बात, तो निशांत कुमार और दीपक प्रकाश दोनों मंत्री बने हैं और दोनों का उम्मीदवार होना तय है और उनका विधान परिषद में चुनकर जाना तय है। उसके अलावा 7 सीटों पर भाजपा और जेडीयू के बीच बंटवारा होगा। साथ ही एक सीट भाजपा और जेडीयू अपने कोटे से एलजेपीआरबी को शेयर करेगी। तो इस तरह से अब जो है एनडीए के दल और जो आरजेडी और कांग्रेस की सीटें जो खाली हुई हैं, उन सीटों पर अब चुनाव होना है। बीजेपी से 2 सीटें खाली हुई हैं। सम्राट चौधरी विधानसभा के लिए चुनकर आ गए हैं। संजय प्रकाश का भी खत्म हो रहा है। ये बीजेपी से 2 सीटें थी जो रिक्त हो रही हैं। जेडीयू से 5 सीटें हैं। कुमुद वर्मा, गुलाम गौस, भीष्म साहनी और श्री भगवान सिंह कुशवाहा। इसके अलावा नीतीश कुमार जिन्होंने रिजाइन किया और राज्यसभा के लिए चुन लिए गए, तो ये 5 सीटें रिक्त हो रही हैं। आरजेडी से 2 सीटें रिक्त हो रही है, सुनील कुमार सिंह और मोहम्मद फारूक की। कांग्रेस से भी 1 सीट रिक्त हो रही है, समीर कुमार सिंह, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो कुल मिलाकर 10 सीटें हैं। और वाकई दिवाकर जी, क्योंकि अगर हम निशांत की बात ना करें तो ये गलत होगा, क्योंकि निशांत ने इस बात की चर्चा बार बार की थी कि जब तक मैं किसी सदन का सदस्य ना बन जाऊं तब तक कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा। अब जिम्मेदारी मिलने के बाद सदन में उनकी एंट्री करवाई जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, निशांत कुमार जिनके कंधों पर जेडीयू की बागडोर है, जेडीयू के भविष्य की राजनीति है, इसीलिए वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए और सरकार में शामिल होने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। और जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की पहल पर निशांत कुमार ने स्वीकार किया कि वो सरकार में शामिल होंगे। तो अब सरकार में शामिल हुए हैं, तो 6 महीने के अंदर किसी सदन के सदस्य होना निश्चित है। तो अब जो सीटें खाली हो रही है, मई के तीसरे या चौथे हफ्ते किसी भी दिन चुनावी बिगुल बच जाएगा और फिर उसके बाद जो है उम्मीदवार तय होंगे। तो निशांत कुमार का तय होना सुनिश्चित है। साथ ही जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश, वो भी बिना चुने मंत्री बने हैं, तो उनका भी विधान परिषद से चुना जाना तय है। एलजेपीआरबी के खाते में अगर सरकार की बात करें तो सरकार के फॉर्मेट में एलजेपीआरबी के विधायकों की संख्या को देखते हुए उनके खाते में 3 मंत्रियों के पद थे, लेकिन 2 मंत्री पद मिले और एक समझौते के तहत उनको अतिरिक्त जो है 1 सीट दी जाएगी एमएलसी की। तो जेडीयू बीजेपी के खाते की जो एनडीए खाते की सीट है वो एलजेपीआरबी को जाएगी। तो ये तय माना जा रहा है कि एलजेपीआरबी को भी 1 सीट मिलेगी। अब कौन सा उम्मीदवार होगा, इसको लेकर बहुत कुछ साफ। दिवाकर जी, हम आपसे संक्षेप में ये भी जानना चाहेंगे कि कब तक इस चुनाव को पूरा कराने की बात सामने आ रही है? क्या कोई तारीखों की घोषणा भी जल्द की जा सकती है? देखिए, जून में सभी जो एमएलसीज हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। 9 एमएलसीज का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उससे पहले जो है चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और मई के तीसरे या चौथे हफ्ते किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी। नीतीश कुमार के राज्यसभा चुने जाने के बाद उनकी सीट पहले से खाली है,
तो उस पर उपचुनाव की घोषणा होगी। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए दिवाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखिए, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। निशांत और दीपक प्रकाश भी उम्मीदवार होंगे। जल्दी एमएलसी चुनाव का बिगुल बजने वाला है। विधान परिषद की सीटें खाली हो रही है। बढ़ते आगे देखिए, बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। जेडीयू के सबसे युवा नेता निशांत कुमार भी मंत्री बन चुके हैं और ऐसे में अब जेडीयू संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। बहुत जल्द पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। माना जा रहा है कि इस नई कार्यकारिणी में युवा नेताओं को विशेष तरजीह दी जा सकती है। साथ ही नई टीम में निशांत कुमार की टीम की भी छाप नजर आ सकती है। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, निशांत कुमार भी मंत्री बन गए। अब जेडीयू में जो प्रदेश कमेटी है उसके गठन की शुरुआत, क्या चर्चा है? जल्द ही आप लोग के मीडिया के साथी को मैं ब्रीफ करूंगा। बहुत जल्द ही प्रदेश कार्य समिति की घोषणा हम करने जा रहे हैं, प्रदेश पदाधिकारियों की, और उसका मंथन हम लोगों ने रोड मैप बना लिया है और जो भी है होमवर्क कर लिया है। मैंने आकलन जो है संगठन के जो हमारे साथी हैं, जो उनके साथ सभी काम जो है हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अंतिम चरण में है प्रदेश कमेटी जारी करने का, तो उसको मीडिया के साथी को ब्रीफ करेंगे। इस बार प्रदेश कमेटी में कैसे लोगों को ज्यादा मौका मिलेगा सर? देखिए, हर तरह के जो है हमारे जो अनुभवी साथी हैं, पूर्व के जो है माननीय लोग भी हैं, माननीय विधायक हैं, चाहे पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, या वर्तमान में जो संगठन में जो भी काम किए हैं, जो इन 5 वर्षों में मैंने चाहे जो उपलब्धि है जो सरकार की उसको लेके या संगठन को लेके, जो लोग भी 20 वर्षों के शासन काल में जो हमारे नेता के नेतृत्व में जो लोगों ने काम किया है उनका भी आकलन करके, और युवाओं को भी, दोनों तरह के, माने बुजुर्ग को भी, युवा को भी, सब लोग को, हर तरह के लोगों को जो है, और सामाजिक समीकरण को देखते हुए हम लोगों ने कमेटी बना रखा है और उसको जल्द ही प्रकाशन करेंगे। तो निशांत जी तो हमारे बिहार के और पार्टी के भविष्य हैं, तो उनका तो रखा ही जाएगा। जो उनके नेतृत्व में काम करने वाले लोग, हम लोग को भी, हमें तो ऐसा अवसर मिला है कि हम अपने सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भी हमने काम किया है और आगे भी उनके नेतृत्व में काम करेंगे। और जो भाई निशांत जी जो आए हैं भी, जो बिहार के भविष्य हैं और हमारे पार्टी के भविष्य हैं, उनके भी मार्गदर्शन में, उनके भी नेतृत्व में हम लोग को काम करने में अच्छा अनुभव महसूस हो रहा है। बहुत ही अच्छा सुलझे हुए व्यक्ति हैं। बढ़ते आगे देखिए, मुजफ्फरपुर में बीजेपी के नगर विधायक पर अपने समर्थकों के साथ युवक को पीटने का आरोप लगा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज बीजेपी विधायक पर दर्जनों समर्थकों के साथ युवक की पिटाई के आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी विधायक का कहना है कि युवक उन्हें सोशल मीडिया पर निजी तौर पर टारगेट कर गालियां दे रहा था। विधायक ने मारपीट की घटना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि युवक से बातचीत करने के लिए वो पहुंचे हुए थे। बीजेपी विधायक ने मिठनपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं युवक मुकुंद कुमार का कहना है कि सुबह सुबह विधायक अपने दर्जनों समर्थकों के साथ आए और गाली गलौज की, फिर समर्थकों ने मारा भी। इसको लेकर स्थानीय थाने को आवेदन दिया जा चुका है। बैठे थे, घर भी ऊपर है, नीचे दुकान है, तो विधायक जी आए लगभग 50-60 आदमी से। उसके बाद में बोलने लगे कि ये तुम मेरे खिलाफ काहे लिखते हो, गाली गलौज करने लगे। हम बोले कि हम तो शहर के समस्या के लिए लिखते हैं। तो 3-4 आदमी और लोग था, सब लोग हमरा मार के सर फोड़ दिया है। मेरा सोना का चैन था वो भी छीन लिया है, मोबाइल मेरा फोड़ दिया है। मैं इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दे चुका हूं। मैं उसके घर उसको समझाने के लिए, उसको पूछने के लिए गया था कि तुमको हमसे क्या दिक्कत है। तुम हमको इसलिए पहचानते हो कि हम विधायक हैं, लेकिन हम तो तुमको पहचानते भी नहीं, कभी कभी हम लोग का भेंट न मुलाकात, फिर क्यों तुम ऐसा करते हो। इस पे वो उग्र हो जाता है। देखिए, वायरल वीडियो में वो खुद मारपीट करने के लिए अपने लोगों के साथ, वहां अपने जो 7-8 लोगों के साथ बैठा हुआ था, वो उतारू हो गया है और उसको वो कह रहा है कि उसके साथ इस तरह की घटना हुई, निराधार है। बढ़ते आगे, मुजफ्फरपुर में बीजेपी के नगर विधायक रंजन कुमार और युवक मुकुंद कुमार के बीच विवाद गहराता जा रहा है। सोशल मीडिया पर विधायक के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ ये मामला अब थाने तक पहुंच चुका है। वायरल वीडियो से विधायक समर्थकों पर युवक के साथ मारपीट के आरोप लगाए जा रहे हैं। विधायक का कहना है कि वो युवक को समझाने के लिए गए थे, लेकिन युवक ने उन्हें AK-47 से मारने तक की धमकी दी।
मुकुंद कुमार ने आरोप लगाया कि विधायक दर्जनों समर्थकों के साथ पहुंचे और उसके साथ मारपीट की गई है। दोनों पक्ष ने मिठनपुरा थाने में आवेदन दे दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो देखिए, समर्थकों के साथ युवक को पीटने का आरोप है और यही वो सीसीटीवी फुटेज है, जो वीडियो है वो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी विधायक को धमकी मिली है। उनका कहना है कि उन्हें धमकी दिया गया। हालांकि जो पीड़ित युवक है वो ये कह रहा है कि उसके साथ विधायक के समर्थकों ने मारपीट की है, छिनतई की है और यहां तक कि उसके मोबाइल को भी तोड़ डाला है। आरोपी युवक ने भी आरोप लगाए हैं और इसकी शिकायत भी थाने में दर्ज करा दी है। फिलहाल देखने वाली बात होगी पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है। और देखिए, इस पूरी खबर के जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रियांक, क्या जानकारी है इस खबर को लेकर? अभी क्या एक्शन पुलिस कर्मियों की तरफ से लिया जा चुका है? दरअसल जिस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर यह विवाद हुआ था, बीजेपी के नगर विधायक हैं रंजन कुमार, तो उनको लेकर एक मुकुंद कुमार नामक सोशल मीडिया पर यूजर हैं जो लगातार कमेंट करते थे और विधायक का कहना है कि वो निजी तौर पे उन्हें गाली भी देते थे और बहुत ही भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। इसको लेकर वह अपने समर्थकों के साथ और वहां के स्थानीय लोगों के साथ उनके घर पे पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान हाथापाई भी कुछ हुई है, धक्का मुक्की हुई थी। वहीं जो युवक है उसका कहना है कि विधायक समर्थक ने उनके साथ मारपीट की है, लेकिन इस सब को लेकर जो एक आवेदन दिया गया है, जो विधायक की तरफ से जो आवेदन थाना में दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि वह व्यक्ति बार बार कह रहा था कि मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता है, मैं AK-47 मामले में भी जेल जा चुका हूं और उसी 47 से भून दूंगा। ऐसी बातें आवेदन में लिखी गई हैं जो विधायक की तरफ से थाने में दिया गया है। वहीं युवक की तरफ से भी थाने में आवेदन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि विधायक के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की है। जी चलिए प्रियांक, देखने वाली बात होगी इस मामले में पुलिस अब आगे क्या एक्शन लेती है। बीजेपी विधायक को भी धमकी मिली है और पीड़ित का भी कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई है। कौन कितना सच बोल रहा है और क्या एक्शन लिया जाता है उस पर आप नजर बनाकर रखें। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, देखिए, पटना के लोगों को जल्द ही जाम से छुटकारा मिलेगा। मंदिरी नाला के ऊपर बना 4 लेन सड़क लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और इस नाले के ऊपर शानदार सड़क बन गई है, जिसकी वजह से न सिर्फ इस इलाके के लोगों को बल्कि पटना के इनकम टैक्स से गांधी मैदान की ओर जाना भी बेहद आसान हो जाएगा और इसके अलावा कई इलाकों के लोगों को इससे राहत मिलेगी। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटना वासियों के लिए कल का दिन बेहद खास होने वाला है और वजह हम आपको बताते हैं। इस वक्त हम इनकम टैक्स चौराहे के ठीक बगल में खड़े हैं और ठीक हमारे बाईं ओर जिस सड़क को आप देख रहे हैं, यहाँ पे कभी बड़ा नाला हुआ करता था जिसे मंदिरी नाला के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज यहाँ पे फर्राटे से वाहन भर रहे हैं और यहाँ पे एक शानदार सड़क बनकर तैयार है, 4 लेन सड़क बनकर तैयार है और कल इसी मंदिरी नाले का उद्घाटन होना है। लेकिन अब इस नाले का नाम बदलकर नवीन किशोर सिन्हा पथ रखा गया है। जाहिर तौर पे ये न सिर्फ एक मोहल्ले की बात है बल्कि इस सड़क के बन जाने से इनकम टैक्स चौराहे से, डाकबंगला चौराहे से आने वाले लोगों के लिए अगर गांधी मैदान जाना है तो ये रास्ता बेहद आसान हो जाएगा। और ये रास्ता मंदिरी नाला लगभग 87 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जो लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा सड़क है, जो 4 लेन, जिस वक्त अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, 4 लेन सड़क है और इनकम टैक्स गोलंबर को सीधे अशोक राजपथ बांस घाट की तरफ से ये जोड़ता है। यानी कि अगर इस सड़क से अगर आप मंदिरी नाले से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो काली मंदिर बांस घाट के पास वहाँ पे निकलेगा और ठीक वहाँ उस सड़क के रास्ते से आप गांधी मैदान की तरफ भी जा सकते हैं और आप पाटलिपुत्रा की तरफ भी जा सकते हैं और आगे बढ़ेंगे तो आप जो जयप्रकाश पथ है जिसे हम मरीन ड्राइव करते हैं वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो ये रास्ता कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। न सिर्फ इस सड़क की वजह से जाम की स्थिति कम होगी बल्कि लोगों के लिए आने जाने का रास्ता भी बेहद सुगम हो जाएगा। इस मंदिरी नाले का उद्घाटन होना है जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन भी मौजूद रहेंगे और उन्हीं के पिता के नाम पे नवीन किशोर पथ इस सड़क का नाम रखा गया है और बिहार के मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो कल का दिन पटना के लोगों के लिए बेहद खास दिन होने जा रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
बढ़ते आगे देखिए, सीतामढ़ी के पुपरी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 21 में अज्ञात चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। एक घर का ताला तोड़कर करीबन 50 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण और नगद की चोरी कर ली गई है। परिवार के लोगों ने बताया कि घर में कोई भी मौजूद नहीं था। शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले की सघनता से जांच शुरू कर दी है और एक ही कमरे को निशाना बनाने से पुलिस को आशंका है कि वारदात में किसी जानकार का हाथ हो सकता है। पुलिस सभी बिंदुओं से अलग अलग एंगल से जांच लगातार कर रही है। रूम का मेन गेट का ताला टूटा हुआ था और जिस रूम के अंदर केवल 4 रूम के अंदर मात्र एक ही रूम का ताला टूटा हुआ है, जिसके अंदर सामग्री चोरी हुई है। वहां पर देखिए, आप लोग देखिए, यहाँ पर सूटकेस है, बक्सा है, जिसमें हमारी पत्नी के द्वारा जो उनके जेवर थे, हमारे बच्चे के द्वारा जो बनाए गए, हम अपने बच्चों की तैयारी भी कर रहे थे, उसके भी जेवर थे। बच्चों को जो भी सेविंग के रूप में 100, 200, 500 रुपये दिया जाता था, उसको गल्लत में रख दिया जाता था। मोटा माटी 30 से 40 हजार रुपये उसके अंदर होगा। एक अनुमानित राशि है, वो क्या है कि उसको गिना नहीं गया है। पत्नी के द्वारा बताया गया है कि 40 से 50 लाख रुपए की सामग्री होगी आज की महंगाई के हिसाब से। राजधानी पटना में आए आंधी तूफान का असर पटना जू पर भी पड़ा है। जू के अंदर बड़े बड़े पेड़ गिर चुके हैं, जिसकी वजह से जू को सुरक्षा के लिहाज से रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। जब तक गिरे हुए पेड़ को हटा नहीं दिया जाता है तब तक। और देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 312 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। सभी को राशि लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर, निजी स्कूलों की मनमानी पर एक्शन हुआ है। मुजफ्फरपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मनमाना शुल्क बढ़ाने पर एक्शन लिया गया है। 312 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया जा चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी स्कूलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो राशि उन्होंने मनमानी वसूली है उसे लौटाया जाए। निजी स्कूलों की मनमानी पर यह एक्शन। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, निजी विद्यालय, जिन्होंने अपनी फीस में अप्रत्याशित वृद्धि की थी। आप जानते हैं कि जो बिहार सरकार का जो निजी विद्यालय शुल्क अधिनियम है, विनियमन अधिनियम 2019 का, उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि किसी प्रकार की भी फीस, जिसमें ट्यूशन फीस भी आती है, मिसलेनियस फीस भी आती है, बुक फीस भी आती है, परीक्षा शुल्क भी आता है, किसी प्रकार का भी शुल्क जो होता है, उसमें अधिक से अधिक 7% की वृद्धि आप कर सकते हैं। और उससे अधिक की वृद्धि अगर आपको करनी है तो उसकी एक विहित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करके ही करना चाहिए। उसमें एक बात और लिखी है कि जो भी विद्यालय हैं जिनकी वेबसाइट है, वो अपने वेबसाइट पर, और जहाँ वेबसाइट नहीं है वहाँ पर नोटिस बोर्ड पर पिछले वर्ष की शैक्षणिक जो फीस है और इस वर्ष की तुलनात्मक विवरण देंगे, ताकि अभिभावकों को पता चले कि फीस में कितनी वृद्धि हुई है। बढ़ते आगे, अगली खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां पकड़ी दयाल नगर पंचायत में सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर प्रदर्शन किया है। सफाई कर्मियों ने नेहरू चौक पर झाड़ू रखकर नारेबाजी की। कर्मियों का आरोप है कि समय पर वेतन नहीं मिलता है, पीएफ नहीं कटता और 16 से 18 घंटे काम कराया जाता है। 18,000 रुपए वेतन के बदले केवल 11,340 रुपए मिलने से नाराज कर्मियों ने काम को बंद कर दिया। नगर पंचायत अध्यक्ष शंभू पासवान ने जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। महीना अभी का टाइम से नहीं मिला, सरकारी होए वाला लगा तो सरकारियों ना भेज, पीएफ कहा से नहीं के पटाई, अस्थाई हमनी के नहीं के। हां रोवा से कह दू फेर महीना लगा तो 1 तारीख के तो देई तो 20 तारीख के 25 तारीख के चाउर दाल मिले लगा तो चाउर दाल बंद हो गेल बाटे। तो ये बात बाटे, ना पीएफ काट बा हमनी के, ना पीएफ पड़े तो हमनी के पति का घर पे खटल से बताओ। जब मांग पूरा ना हो तो लोग बंद रहे, समय गली लोग उधारी लोग ना का टाइम से काम करे पर हाजिरी लोग काट दे बोले लोग। और देखिए, राजधानी पटना में आए आंधी तूफान का असर पटना जू पर भी देखने को मिला। जू के अंदर बड़े बड़े पेड़ गिर चुके हैं, जिसकी वजह से जू की सुरक्षा के लिहाज से रविवार तक के लिए उसे बंद कर दिया गया है। जब तक गिरे हुए पेड़ हटा नहीं दिए जाते हैं तब तक चिड़ियाघर नहीं खोला जाएगा। 2 दिन पहले पटना में जबरदस्त आंधी पानी आई थी, जिसकी वजह से पटना के कई इलाकों में कई पेड़ गिरे और पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई थी। लेकिन इसका असर अब चिड़ियाखाना में भी देखने को मिल रहा है, जहां पे 9/5 को आए आंधी के कारण पटना जू परिसर के विभिन्न स्थलों पर पेड़ गिर जाने के कारण 10/5/26 को पटना जू दर्शकों एवं पास धारकों के लिए पूर्णतः बंद रहेगा। यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से और अंदर जो बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए हैं,
जिसकी वजह से पर्यटकों को समस्या हो सकती है। इसे देखते हुए जू प्रशासन ने फैसला किया है कि जो पटना जू है वो 10 तारीख को बंद रहेगा और जब जू से तमाम पेड़ हटा लिए जाएंगे जो गिरे हुए हैं उसके बाद पटना जू को खोला जाएगा। लेकिन फिलहाल पटना जू के बंद रहने से जो दर्शक बाहर से आए हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। वो यहाँ से वापस लौट रहे हैं चूँकि आज रविवार का दिन है और अमूमन रविवार को परिवार के लोग आते हैं, लेकिन जू बंद रहने के कारण वो वापस लौट गए हैं। और जाहिर सी बात है जू के अंदर कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि जू के अंदर किसी भी जानवर को कोई तरह की क्षति नहीं हुई है। तो जू प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से प्रिकॉशन लेते हुए पटना जू को एहतियातन एक दिन के लिए बंद कर दिया, यानी रविवार के दिन बंद कर दिया है। और उसके बाद आज जब तमाम पेड़ हटा लिए जाएंगे उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 11 तारीख को पटना जू फिर से खोल दिया जाएगा। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक करने आते हैं या फिर घूमने आते हैं, उनके लिए फिलहाल पटना जू आज बंद रहेगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बढ़ते आगे अगली खबर राजधानी पटना से, जहां TRE-4 अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की पिटाई का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ ये नजर आ रहा है कि अभ्यर्थियों को हिरासत में लेने के दौरान टाउन DSP कामाख्या नारायण सिंह अपने एक जूनियर कर्मी को थप्पड़ मारते और धक्का देते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के बाद लोग तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसी हरकत से पुलिस अधिकारी की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लग गए हैं। ये स्थिति हो गई है बिहार पुलिस की भी। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कैसे यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी अपने जूनियरों के साथ बर्ताव करते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।